वेलकम टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसमें से यूनिफॉर्म मोशन ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अगर एक ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। उसका जो मोशन है वो मोशन क्या कहलाता है? यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। अच्छा, एक ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब उसकी स्पीड कांस्टेंट हो, एक समान हो, उसकी स्पीड ना बदले। तो यूनिफॉर्म मोशन की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ड्यूरिंग द होल यूनिफॉर्म मोशन स्पीड डज नॉट चेंज, स्पीड चेंज नहीं होती है। तो यूनिफॉर्म मोशन के दौरान किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, इट डज नॉट चेंज। ठीक है। अब अगर हम यूनिफॉर्म मोशन के बीच में एक वर्ड ऐड कर रहे हैं सर्कुलर, तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में तो है, लेकिन जो उसका पाथ है ना वो अब सर्कुलर हो चुका है। पाथ कैसा हो चुका है? सर्कुलर। दिस इज अ स्ट्रेट पाथ। ये कैसा पाथ है? स्ट्रेट पाथ। तो ये कैसा पाथ है? दिस इज कॉल्ड सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ की क्या खासियत है? इस सर्कुलर पाथ में ये जो रास्ता में दिख रहा है ना, दिस आउटलाइन इज कॉल्ड सर्कुलर पाथ। तो इसकी खासियत ये है कि अगर हम इस रास्ते के ऊपर कहीं भी कोई पॉइंट ले लें, एनीवेयर ऑन द पाथ, हम कहीं भी कोई पॉइंट ले लें और इन पॉइंट्स की दूरी एक फिक्स पॉइंट से निकालें, ये जो फिक्स पॉइंट है इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये जो सेंटर ऑफ द सर्कल से किसी भी पॉइंट की दूरी, जो पॉइंट हमने कहाँ लिया हुआ है? पाथ के ऊपर लिया है, सारी दूरी कैसी मिलेगी? हमें एक समान मिलेगी, एक जैसी मिलेगी। और मैथमेटिक्स में आप इसको क्या बोलते हो? ये डिस्टेंसेस जो हमने ड्रॉ किए, दीज डिस्टेंसेस आर कॉल्ड रेडियस। इसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। रेडियस ऑफ द सर्कल बोलते हैं इसको, रेडियस। तो दिस इज कॉल्ड सर्कुलर पाथ, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट पाथ। तो अगर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं तो एन ऑब्जेक्ट इज moving in a circular path with constant speed। अगर जो एक ऑब्जेक्ट है, अगर वो सर्कुलर पाथ में चल रही है, एक जैसी स्पीड से चल रही है, देन दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो उसका मोशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। अब हमें मालूम है, देखो, कि अगर एक ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट है तो वेलोसिटी क्रिएट नहीं होती है, क्योंकि वेलोसिटी तभी क्रिएट होती है व्हेन देयर इज चेंज इन स्पीड। हमने एक डेफिनेशन लिखी हुई है दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज कॉल्ड वेलोसिटी। अगर स्पीड टाइम के साथ चेंज होगी तभी हमें कौन सी क्वांटिटी मिलेगी? वेलोसिटी मिलती है। तो ये तो तय हो गया कि अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है तो स्पीड के अकॉर्डिंग, उसकी स्पीड कांस्टेंट होने के कारण देयर इज नो क्रिएशन ऑफ वेलोसिटी, वो वहाँ पर वेलोसिटी को क्रिएट नहीं कर रही है। लेकिन अगर हम दूसरे फैक्टर की बात करें, हमें मालूम है कि वेलोसिटी क्रिएट होने के लिए दो फैक्टर्स होते हैं। एक तो स्पीड जो चेंज नहीं हो रही है, उसका चेंज होना जरूरी था तभी वेलोसिटी बनती है, तो वो तो चेंज नहीं हो रही है। तो क्या कोई दूसरा फैक्टर भी है जो यहाँ पर चेंज हो रहा हो और जिसके कारण वेलोसिटी बन रही हो? तो यस, वो है, हमें मालूम है कि स्पीड इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, मतलब अगर स्पीड चेंज नहीं हो रही तो वेलोसिटी क्रिएट नहीं हो रही। लेकिन अगर एक स्पीड का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो, स्पीड अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो तो वेलोसिटी क्रिएट नहीं होगी। लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज हो गया तो फिर दोबारा से यहाँ पर हमें एक क्वांटिटी मिल जाएगी, वेलोसिटी। तो अब हम ये देखेंगे कि ड्यूरिंग द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन उसका डायरेक्शन चेंज होता है, इसीलिए यहाँ पर हमें क्या मिलती है? यहाँ पर हमें एक दूसरी क्वांटिटी मिलती है, वेलोसिटी। अगर हम एक सर्कुलर पाथ की बात करें
तो सर्कुलर पाथ का मीनिंग क्या होता है, इसको समझने के लिए हमने क्या किया, हमने शुरुआत की एक ट्राइंगल से। अगर हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया तो ट्राइंगल में हम ये देखते हैं कि दिस फिगर इज कॉल्ड ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है। एक ऑब्जेक्ट जो है ऐसे चल रही है, ए टू बी एंड देन बी टू सी देन सी टू ए, ऐसे ऑब्जेक्ट चल रही है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि उस ऑब्जेक्ट का जो रास्ता है वो रास्ते में 3 बार उसने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 3 बार उसकी डायरेक्शन बदल रही है। तो ये ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में उसने कितनी बार अपनी डायरेक्शन को बदला, ट्राइंगल में उसने डायरेक्शन को बदला 3 टाइम्स, 3 बार उसने डायरेक्शन को चेंज किया, 3 टाइम्स चेंज द डायरेक्शन, चेंज द डायरेक्शन, कितनी बार चेंज किया, 3 बार। अगर हम इसी में एक फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, दिस इज क्वाड्रिलेटरल, तो ए बी सी डी, तो ये इसका मोशन का डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो क्या यहाँ पर उसने अपने डायरेक्शन को चेंज किया, यस, यहाँ पर उसने डायरेक्शन चेंज किया 4 टाइम्स, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, दिस फिगर इज क्वाड्रिलेटरल और हियर डायरेक्शन इज चेंज्ड 4 टाइम्स चेंज द डायरेक्शन, डायरेक्शन कितनी बार चेंज किया, 4 टाइम्स। अगर हम बात करें पेंटागन की, ये हमने क्या बनाया है, ये बना लिया हमने एक पेंटागन। तो दिस इज ए बी सी डी ई, तो यहाँ पर कितनी बार डायरेक्शन बदला, यहाँ पर डायरेक्शन बदला है 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5। तो ये एक पेंटागन है, तो पेंटागन में उसने डायरेक्शन कितनी बार बदला, 5 टाइम्स, 5 बार डायरेक्शन बदला। अगर हम एक हेक्सागन की बात करें तो ये एक हेक्सागन हो गया, दिस इज ए हेक्सागन, हेक्सागन में उसने कितनी बार अपना डायरेक्शन चेंज किया, ए बी सी डी ई एफ, तो उसने यहाँ पर डायरेक्शन चेंज किया कितनी बार, ये क्या है, दिस फिगर इज कॉल्ड हेक्सागन, और कितनी बार डायरेक्शन चेंज हुआ, 6 टाइम्स इसका डायरेक्शन चेंज हुआ। तो अब आप एक चीज़ देखो, जब ट्राइंगल से क्वाड्रिलेटरल में आए, फिर पेंटागन में आए, फिर हेक्सागन, फिर हम हेप्टागन भी बना सकते हैं। हेप्टागन में 7 बार डायरेक्शन चेंज होगा, फिर ऑक्टागन में 8 बार, नोनागन में 9 बार, फिर डेकागन, इस तरीके से डायरेक्शन चेंज होने की नंबरिंग जो है वो बढ़ती चली जाएगी। आप इस फिगर से इस फिगर में आओ तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि हम जैसे जैसे नंबर ऑफ जो पॉइंट्स हैं जहाँ पर वो डायरेक्शन बदल रहा है उसको बढ़ाते जा रहे हैं, तो उसका जो पाथ है वो हमें धीरे धीरे करके एक सर्कल की तरफ को ले जा रहा है। मतलब अब हम डायरेक्ट सर्कल पे आते हैं, तो सर्कल एक ऐसा फिगर है यहाँ पर 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार डायरेक्शन चेंज हुआ। तो सर्कल में क्या होता है कि सर्कल में एक्चुअल में इनफाइनाइट टाइम्स ऑफ डायरेक्शन चेंज होता है, डायरेक्शन इज चेंज इनफाइनाइट टाइम्स। अगर देखो ये जो छोटे छोटे पाथ हैं, ये छोटे छोटे पाथ ने मिलकर ट्राइंगल बनाया, ऐसे छोटे छोटे 4 पाथ ने मिलकर क्वाड्रिलेटरल बनाया, ऐसे छोटे छोटे 5 पाथ ने रस्तों ने मिलकर क्या बनाया, पेंटागन। तो अगर मैं सर्कल की बात करें तो सर्कल क्या होता है, सर्कल एक ऐसी फिगर होती है जो कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल पाथ्स या पॉइंट से मिलकर बनती है। सर्कल एक ऐसी फिगर है दैट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल पाथ्स। वो पाथ इतने छोटे होते हैं कि हम उनको ऐसे जब देखेंगे तो हम उनको ऐसे ऑब्जर्व करेंगे तो हमें पॉइंट के जैसा ही दिखेगा, वो पाथ पॉइंट के जैसा इतना छोटा पाथ होता है। तो ये जो हमें दिख रहा है ये एक सर्कल है, और सर्कल में क्या हो रहा है कि इट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इनफाइनाइट पाथ्स। तो यहाँ पर इसका जो डायरेक्शन है, अगर हम बोलेंगे इट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पाथ्स और लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पॉइंट्स, तो हम ये बोल सकते हैं कि एक सर्कुलर पाथ के दौरान किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन का डायरेक्शन इनफाइनाइट टाइम्स चेंज होगा। अगर इसमें 6 बार रास्ता बदला है तो 6 बार डायरेक्शन चेंज हुआ, 6 पॉइंट से। तो इसमें कितने पॉइंट से मिलकर बनाई हुई, इनफाइनाइट पॉइंट से। तो इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बना सर्कुलर पाथ, तो इसमें कितनी बार डायरेक्शन चेंज होगा, इनफाइनाइट टाइम्स। तो एक सर्कुलर पाथ में इनफाइनाइट टाइम्स किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन के दौरान डायरेक्शन बदलता है। और अगर हम उस डायरेक्शन की बात करें कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे उसका डायरेक्शन किधर होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसी पॉइंट पे अगर वो ऑब्जेक्ट हमने मान लिया कि अभी वो ऐसे घूम रही है, ऐसे, दिस इज कॉल्ड क्लॉकवाइज, उसका जो रास्ता है, उसका जो डायरेक्शन का सेंस है, वो सेंस कैसा है, क्लॉकवाइज। जैसे घड़ी चलती है ना उस डायरेक्शन में, ऐसे चलेगी तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो अगर हम किसी भी पॉइंट की बात करें, मुझे ए पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन पता करना है,
तो डायरेक्शन पता करने के लिए जो उसके मोशन का डायरेक्शन है उसी पॉइंट पे हम क्या करते हैं, ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। और ये जो स्ट्रेट लाइन होती है जो सर्कल को केवल एक पॉइंट पे टच करती है, एक पॉइंट पे टच करती हुई निकल जाती है। ये अगर हम पीछे से भी लाएंगे तो तब भी एक ही पॉइंट पे टच करेगी, ये एक ही पॉइंट पे टच करती हुई निकल गई। ऐसी लाइन जो सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करके निकल जाती है, दैट लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट। इसको बोलते हैं टेंजेंट। या मैथमेटिक्स में क्लास 9 का जो चैप्टर नंबर 10 है वहाँ स्टडी करोगे। दिस लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट। तो टेंजेंट कैसी लाइन होती है? इट टचेस द सर्कल, इट touches the circle at a point, touches the circle at a point, जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है, इस लाइन को बोलते हैं टेंजेंट। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर इस पॉइंट पे इसका ऑब्जेक्ट के मोशन का डायरेक्शन बताओ तो ऐसा हो जाएगा, इस पॉइंट पे पूछेंगे तो ऐसा हो जाएगा, उसी पॉइंट पे हमें क्या ड्रॉ करना है, टेंजेंट, ये ऐसा हो जाएगा। यहाँ पूछेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो हर पॉइंट पे हम देख रहे हैं। अच्छा, ये जो मैंने आपको दिखाया डायरेक्शन, ये अलग डायरेक्शन है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, सब डायरेक्शन अलग है। ये तो मैंने आपको दूर दूर दिखा दिए, लेकिन ये जो लार्ज नंबर ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं जो मिलके बना हुआ ये पाथ तो बहुत पास पास है। तो अगर मैं बहुत पास पास करूँगा ना तो हर पॉइंट पे मुझे इसका डायरेक्शन बदलता मिलेगा। यहाँ पर ये इस पॉइंट पे ये ऐसे, इस पॉइंट पे ये ऐसे, लेकिन हम इसको थोड़ा सा समझने के लिए दूर दूर बना रहे हैं, जबकि इसका डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है। ये भी मैंने बहुत दूर दूर बनाए हैं, ये भी बहुत क्लोज होते हैं। तो हम उसको प्रॉपरली डायग्राम को यहाँ पर प्रॉपर तरीके से क्लियर डायग्राम यहाँ पर बन नहीं पाएगा, इसलिए हम पॉइंट्स को थोड़ा सा दूर दूर लेके शो कर रहे हैं। ठीक है, तो ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट का पाथ कितनी बार बदलता है? इनफाइनाइट टाइम्स। ठीक है, अब अगर उसका रास्ता बदल रहा है, अगर उस ऑब्जेक्ट की मोशन का डायरेक्शन अभी हमने दिखाया, अगर वो उसके मोशन का डायरेक्शन है तो फिर वो गोल क्यों घूम रही है, वो इस सर्कुलर पाथ में क्यों घूम रही है? अभी हमने देखा कि ये एक सर्कुलर पाथ है, इस पॉइंट पे इस ऑब्जेक्ट के मोशन का ये डायरेक्शन है, इस पॉइंट पे ये डायरेक्शन है। ठीक है, हर पॉइंट पे डिफरेंट डायरेक्शन है, ऐसे ये भी हमने शो किया। अगर ये ऑब्जेक्ट के मोशन की डायरेक्शंस हैं एट डिफरेंट पॉइंट्स, तो फिर वो ऑब्जेक्ट ऐसे गोल क्यों घूम रही है? इसको तो सीधे चले जाना चाहिए, इसको तो सीधे निकल जाना चाहिए। तो एक्चुअल में क्या होता है कि अगर हमने ना 9th क्लास में या छोटी क्लासेस में भी फोर्स का एक इफेक्ट पढ़ा हुआ है, इफेक्ट ऑफ फोर्स, तो वो इफेक्ट ऑफ फोर्स हमने पढ़ा था कि फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन। फोर्स डायरेक्शन को चेंज कर सकती है, डायरेक्शन को बदल सकती है। जैसे अभी कार है, कार में आप स्ट्रेट पाथ में जा रहे हो, आप उसकी स्टीयरिंग घुमाओगे, वो स्टीयरिंग घुमाते क्या होगा, कार लेफ्ट में मुड़ जाएगी, इधर को घुमाओगे तो इधर मुड़ जाएगी। तो फोर्स लगाने से क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। ये एक फोर्स का एक इफेक्ट है। तो हमने क्या देखा कि अगर वो ऑब्जेक्ट ऐसे जाना चाहता था तो यहाँ से इस पर कोई ना कोई फोर्स लगी होगी। अब उस फोर्स को हम स्टडी कर रहे हैं, वो फोर्स होती कौन सी एक्चुअल में, और कितने एंगल पे उसके मोशन की डायरेक्शन में लगती है, कितने एंगल पे फोर्स लगती है और कौन सी फोर्स होती है। तो वो जो फोर्स होती है वो एक्चुअल में जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी भी सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, कोई भी सर्कुलर पाथ, तो उस सर्कल का कोई ना कोई तो सेंटर होगा, उस सर्कल का कोई ना कोई सेंटर होगा। तो उस सेंटर से वो फोर्स क्रिएट होती है और वो लगती है अलोंग द रेडियस। ये जो फोर्स है ये सेंटर से लगेगी और इसका डायरेक्शन किधर होगा, अलोंग द रेडियस। और ये जो फोर्स का डायरेक्शन है ये हमेशा उस ऑब्जेक्ट के मोशन का डायरेक्शन जो होगा, ये किसका डायरेक्शन है, ऑब्जेक्ट के मोशन का डायरेक्शन है। उस ऑब्जेक्ट के मोशन की डायरेक्शन के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ऑलवेज 90 डिग्री का एंगल। और इस फोर्स का नाम होता है सेंट्रीपेटल फोर्स। क्या बोलते हैं बेटा इसको, सेंट्रीपेटल फोर्स। और इस सेंट्रीपेटल फोर्स का डायरेक्शन किधर होता है, इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द रेडियस, अलोंग द रेडियस, अलोंग द रेडियस। और अलोंग द रेडियस, और कहां से आती है फोर्सेस, सेंटर से। तो हम लिख रहे हैं आगे टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपेटल फोर्स। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर वो ऑब्जेक्ट गोल घूम रहा है तो हमें तुरंत समझ जाना चाहिए कि इस पर कोई ना कोई फोर्स है
और वो फोर्स उस पर 90 डिग्री पे लग रही है, उस फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। वो उसके जो सर्कुलर पाथ है उसके रेडियस के अलोंग होती है और सेंटर की तरफ को होती है, उस फोर्स का नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर ये पेन मैं ऐसे ले जा रहा हूँ स्ट्रेट पाथ में और इसमें ऐसे 90 डिग्री पे फोर्स लगा दूँ एट 90 डिग्री, तो ये देखो ये ऐसे मुड़ेगा, ठीक है। अगर मैं इसमें 90 डिग्री पे जहाँ भी इसका डायरेक्शन है मोशन का, अब इसके मोशन का डायरेक्शन ऐसा है, मैंने 90 डिग्री पे फोर्स लगाई ऐसे मुड़ा, फिर मैंने 90 डिग्री पे फोर्स लगाई फिर ऐसे मुड़ा, फिर 90 डिग्री पे फोर्स लगाई ऐसे मुड़ा, तो हम फाइनली देखेंगे कि एक सर्कुलर पाथ में चलने लगेगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर वो सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है तो श्योरली उस पर एक फोर्स लग रही है उसके मोशन के डायरेक्शन के 90 डिग्री पे, मीन्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और वो फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। वो हमेशा रेडियस के अलोंग और टुवर्ड्स द सेंटर होती है। अगर ये ऑब्जेक्ट जो है, अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर मान लो ये हमारे हाथ में एक रस्सी है, उस रस्सी में एक पत्थर बंधा हुआ है, वो पत्थर यहाँ पर है, मान लो यहाँ पर वो पत्थर है और वो रस्सी पत्थर ऐसे हम घुमा रहे हैं, ऐसे ये इसके मोशन का डायरेक्शन है, हम उस पत्थर को ऐसे घुमा रहे हैं। तो पत्थर अगर यहाँ पर हम देखें तो ये जो पत्थर है ये तो सीधा जाना चाहता है, ठीक है। इसमें एक रस्सी बंधी हुई है ऐसे, ये रस्सी है, ये रोप है, तो ये रोप हमारे हाथ में है, हम इसमें सर्कुलर क्या कर रहे हैं, इसमें एक फोर्स लगा रहे हैं, अपनी मसल्स के थ्रू एक फोर्स लगा रहे हैं, तो ये पत्थर गोल घूमता जा रहा है। अगर ये पत्थर यहाँ चले गया, मान लो रस्सी की लंबाई है 5 मीटर, कितनी है 5 मीटर, तो रस्सी को तो यहाँ पर जाने के लिए ये ऐसे यहाँ पर 6 मीटर का होना पड़ जाएगा, 6 मीटर का। और अगर वो स्ट्रिंग है धागा है, इनएक्सटेंसिबल है, खींच नहीं सकता है, तो अगर वो खींच नहीं सकता तो वो रस्सी को यहाँ पर अगर पत्थर चले गया तो रस्सी को तो 6 मीटर का होना पड़ जाएगा। ये 5 ये और 1 मीटर एक्स्ट्रा हो गई, तो रस्सी तो 6 मीटर की हो ही नहीं सकती कभी भी। तो इसलिए वो ऑब्जेक्ट को हमने ये ऐसे जाना चाहता था, हमने यहाँ से ऐसे फोर्स लगाई जिसका नाम सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो पत्थर को यहाँ ना जाकर यहाँ खींच के यहाँ पर ले आई, पत्थर यहाँ पर आ गया। तो इसी तरीके से वो पत्थर जो है गोल गोल घूमता रहेगा। अगर मान लो गोल घूमते समय वो पत्थर कहीं पर से टूट गया, ये पत्थर यहाँ से टूट गया, ठीक है, ऐसे पत्थर घूम रहा था, हमारे हाथ में रस्सी थी, 2 सिचुएशंस हो सकती हैं, या तो पत्थर टूट जाए और या हमारे हाथ से रस्सी छूट जाए। रस्सी छूटना और पत्थर का टूटना, इसका दोनों का एक ही मतलब है कि उस पत्थर पे लगने वाली सेंट्रीपिटल फोर्स जो हम अपने हाथ से हम लगा रहे थे वो खत्म हो चुकी है, अब वो एक्ट नहीं कर रही है, तो वो पत्थर इस पॉइंट पे ऐसे निकलेगा सीधा। यहाँ पर अगर पत्थर टूटेगा तो ऐसे निकल जाएगा, यहाँ पर टूटेगा तो ऐसे निकल जाएगा, यहाँ पर टूटेगा तो ऐसे निकल जाएगा। तो जहाँ पर टूट के ऐसे निकल जाना उसका जो डायरेक्शन है उससे साफ पता लग रहा है कि अगर उस पर फोर्स लगनी बंद हो जाए तो उसका डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट होता है। यहाँ फोर्स लगनी बंद हो जाए तो अलोंग द टेंजेंट, जहाँ पत्थर टूटेगा वहीं से ऐसा सीधा निकल जाएगा, ठीक है। तो अब हमने देखा अगर हम यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट है तो इस पर ऐसे 90 डिग्री पे फोर्स लगेगी, यहाँ वो ऑब्जेक्ट है तो ऐसे 90 डिग्री पे फोर्स लगेगी, यहाँ ऑब्जेक्ट है तो 90 डिग्री पे फोर्स लगेगी, यहाँ ऑब्जेक्ट है तो 90 डिग्री पे फोर्स लगेगी। हर बार सर्कुलर मोशन के दौरान हर पॉइंट पे उस सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहे ऑब्जेक्ट पर 90 डिग्री पे फोर्स लगती है, उस फोर्स का नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये आप मैथमेटिक्स में एक थ्योरम में पढ़ोगे, जहाँ पर ये टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये एक थ्योरम हम प्रूफ करेंगे। अब दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट एंड रेडियस, और जहाँ पर रेडियस और टेंजेंट का कांटेक्ट होता है जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। तो ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा सर्कुलर पाथ का। तो अब हमने ये देखा कि ड्यूरिंग द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स डायरेक्शन इनफाइनाइट टाइम्स। ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अपने डायरेक्शन को इनफाइनाइट टाइम्स चेंज कर रही है। तो मुझे ये बताओ, अभी हमने लिखा स्पीड इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, स्पीड इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। मतलब अगर स्पीड चेंज नहीं हो रही है तो डायरेक्शन वेलोसिटी क्रिएट नहीं हो रही है। क्या कोई दूसरा फैक्टर भी है जो वेलोसिटी हमें प्रोवाइड करेगा? हाँ, दैट फैक्टर इज कॉल्ड डायरेक्शन। तो अगर हम एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें तो ड्यूरिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म
सर्कुलर मोशन, डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस, डायरेक्शन of an object changes infinite times, object changes infinite times। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि अगर उसका डायरेक्शन बदल रहा है तो देयर इज वेलोसिटी। तो क्या अगर हम बात करें कि कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो क्या उसके पास वेलोसिटी है? हाँ है, बिकॉज उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो दो फैक्टर्स हमने स्टडी किए, स्पीड का चेंज होना भी वेलोसिटी होता है और डायरेक्शन का चेंज होना भी वेलोसिटी होता है। मतलब अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है, स्पीड चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चेंज, और अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो तब भी वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है डायरेक्शन के चेंज होने के कारण, ड्यूरिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इनफाइनाइट टाइम्स, देयरफॉर वेलोसिटी also changes at infinite times। तो उसकी वेलोसिटी भी इनफाइनाइट टाइम्स चेंज होती है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, अगर उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वेलोसिटी का चेंज होना में कौन सी फिजिकल क्वांटिटी प्रोवाइड करता है? तो वेलोसिटी का चेंज होना में हमें क्वांटिटी प्रोवाइड करता है एक्सेलरेशन। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि दिस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन is an example of an accelerated motion। अगर एक ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रही है, तो एक्सेलरेट होने का क्या कारण होता है? चेंज इन वेलोसिटी। आप लोगों ने इसको बहुत पढ़ा हुआ है, दिस इज a is b minus u upon 3। अगर टाइम के साथ साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है तो दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड चेंज नहीं हो रही है, लेकिन डायरेक्शन इनफाइनाइट टाइम चेंज हो रहा है, और डायरेक्शन के चेंज होने से हमें क्या मिल रही है? वेलोसिटी, और वेलोसिटी के चेंज होने से हमें क्या मिल रहा है? एक्सेलरेशन मिल रहा है। तो अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, अगर एक ऑब्जेक्ट जो है, अगर हमने अज्यूम किया कि द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, रिवॉल्विंग अराउंड द सन। अगर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है तो कोई ना कोई फोर्स उस पर 90 डिग्री पे पक्का लग रही होगी, उसके मोशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर कोई फोर्स लग रही होगी। यहाँ पर हमें मालूम है कि अगर हमने कहा कि ये एक सर्कुलर पाथ है, बीच में इसके सन है, हियर इज सन, और यहाँ पर कहीं अर्थ है, और अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। अर्थ जो है वो, पृथ्वी जो है, सूर्य के चारों ओर एक सर्कुलर पाथ में चक्कर लगा रही है। तो अर्थ के पास भी मास होता है, सन के पास भी मास होता है, और जिन दो ऑब्जेक्ट्स के पास मास होता है तो उनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स काम करती है, एंड दैट अट्रैक्टिव फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स काम कर रही है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर मैं ऐसे बोलूं कि अगर एक अर्थ का जो पाथ है, दिस इज द पाथ ऑफ द रिवॉल्यूशन, तो इस पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट अर्थ के मोशन का डायरेक्शन किधर है? इधर को है, अराउंड द टेंजेंट है। तो फिर वो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ से गोल क्यों हो रही है? क्योंकि इस पे 90 डिग्री पे फोर्स लग रही है, ये 90 डिग्री पे फोर्स लगी, और इस फोर्स का नाम है, दिस फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पर ये ग्रेविटेशनल फोर्स उसको गोल घुमा रही है क्या? हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स ही गोल घुमा रही है, लेकिन हेयर दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्लेइंग a role of centripetal force, role of centripetal force। यहां पर ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही उसको सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंट्रीपेटल फोर्स का रोल प्ले कर रही है। अगर हमने एक एटम का स्ट्रक्चर अगर आपने पढ़ा हो तो उसके यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, सेंटर में होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स, और ये इलेक्ट्रॉन्स उसके एक फिक्स्ड पाथ में, ये ऐसे सर्कुलर पाथ में रिवॉल्यूशन करते हैं।
तो यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन और इस प्रोटॉन के बीच में, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर न्यूक्लियस के बीच में जो प्रोटॉन है उनमें पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में चार्ज के कारण एक फोर्स बनती है एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस इलेक्ट्रॉन के मोशन का डायरेक्शन ऐसे था, अगर वो ऐसे इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्यूशन कर रहा है तो ये इसके मोशन का डायरेक्शन था, लेकिन उस पर 90 डिग्री पे एक फोर्स लगी, जिस फोर्स का नाम क्या है, ये फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और here this electrostatic force is playing a role of centripetal force. सेंट्रीपेटल फोर्स। तो कहने का मतलब ये है कि सेंट्रीपेटल फोर्स के बहुत सारे चेहरे हो सकते हैं। कोई ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्म में हो सकता है, कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के फॉर्म में हो सकता है, लेकिन अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में मोशन कर रही है तो तुरंत समझ जाओ कि उसमें सेंट्रीपेटल फोर्स काम कर रही है और वो उस ऑब्जेक्ट के मोशन के डायरेक्शन के 90 डिग्री पे काम कर रही है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं, अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो हम उसकी स्पीड कैसी है, कांस्टेंट स्पीड है, और अब हम उसकी स्पीड को मेजर करना चाहते हैं। तो सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम स्पीड को कैसे मेजर करते हैं। ये सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ में ये क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। ये सर्कुलर पाथ का रेडियस है, और अगर हम यहाँ से मोशन स्टार्ट कर रहे हैं, ये इसका इनिशियल पोजीशन है ओ कैसी पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन। और अगर हम ऑब्जेक्ट का मोशन का जो इनिशियल पोजीशन है वो ओ से ले रहे हैं, तो उसने यहाँ से यहाँ तक एक चक्कर पूरा लगाया, तो एक चक्कर पूरा होने में इन कंप्लीटिंग वन रिवॉल्यूशन, टाइम टेकन कितना होता है, टाइम टेकन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। एक पूरा रिवॉल्यूशन, एक पूरा चक्कर लगाने के लिए जो टाइम लगता है, दैट टाइम इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। एंड टाइम पीरियड इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। टाइम को हम सिंपली स्मॉल टी से डिनोट करते हैं और टाइम पीरियड को हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। और ये रिवॉल्यूशन जो पूरा हुआ, इसमें कितना टाइम लगा होगा, कितना टाइम लगा, कैपिटल टी, क्योंकि एक रिवॉल्यूशन पूरा हो गया, और एक रिवॉल्यूशन पूरा होने में जो टाइम लग रहा है दैट इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। अब ये जो पाथ है, एक पूरा रिवॉल्यूशन करने में लेंथ ऑफ पाथ कितनी होगी, लेंथ ऑफ पाथ, तो पाथ की लेंथ होती है दिस इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ये जो सर्कुलर पाथ है, इसकी जो आउटर वाली लाइन है, ये आउटर लाइन, इसकी लंबाई को हम क्या बोलते हैं, दिस लेंथ इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। क्या कहते हैं इसको, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, दिस इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। और सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर। ठीक है, अब हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ भी पता है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसको ट्रेवल करने में जो टाइम लगा वो भी हमें पता है। तो स्पीड का फॉर्मूला हमें मालूम है। हम बोल रहे हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, माना हमने कहा कि हेयर जो रेडियस है इस रास्ते का, लेट इट्स रेडियस इज 10 मीटर। हमने कहा कि इसका रेडियस जो है दिस इज 10 मीटर, दिस इज 10 मीटर, और इसने जो टाइम लिया, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन को पूरा करने में जो टाइम लिया वो कितना है, लेट इट बी, हमने अज्यूम कर लिया इसने टाइम, ये जो टाइम पीरियड लिया, लेट इट टेक्स 100 सेकेंड्स। ठीक है, अगर आप डिस्टेंस को, यहाँ रेडियस को किलोमीटर में यूज करोगे तो ये रिवॉल्यूशन का जो टाइम है उसको आवर में लिख लेना। ठीक है, किलोमीटर आवर का रिलेशन बना के चलना हमने, और अगर हम मीटर लिख रहे हैं तो उसका रिलेशन हमने किसके साथ चलना है, लेके सेकंड्स के साथ लेके चलना है। तो अगर हमसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पर उसका स्पीड कितनी है, तो हियर स्पीड, और स्पीड इज नोटेड बाय स्मॉल v, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस
अपॉन टाइम। जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया वो डिस्टेंस लिखना है और जो उसको टाइम लगा वो टाइम हमें लिखना है। तो डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस हो गया, इसको मैं यहाँ से मूव कर रहा हूँ, इसको रख कर दिया, ठीक है। अब इसमें हम लिख रहे हैं स्पीड कितना है, दिस डिस्टेंस इज, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस का फॉर्मूला 2πr और टाइम इज कैपिटल टी। अब क्योंकि एक रिवॉल्यूशन पूरा करने का टाइम लिया ना हमने, दैट इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड कैपिटल टी। तो v इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7, पाई की वैल्यू होती है 22/7 और 3.14, कुछ भी हम यूज कर सकते हैं। और इसका रेडियस कितना है, दिस इज 10 मीटर। तो ये तो हमारे पास हो गया डिस्टेंस। नीचे में क्या लिखना है, नीचे में लिखना है टाइम। तो टाइम कितना लगा, टाइम लगा 100 सेकेंड्स, दिस इज 100 सेकेंड्स। तो अब हमें इसको सिंप्लीफाइड करना है, तो वेलोसिटी हो जाएगी कितनी, 2 इंटू 22/7 इंटू दिस इज 10 मल्टीप्लाई, ये फ्रैक्शन 100/1 है तो उसको मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 1/100। तो ये जीरो से हमने ये जीरो क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब v हमारे पास आ गया 2 इंटू 22/70 आ गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके 22 या 44 डिवाइडेड बाय 70, 44 को 70 से डिवाइड कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा उसकी स्पीड। तो 44 इज डिवाइडेड बाय 70, 0.0 कितना आ जाएगा, 7 6 42, 6 टाइम्स 420 आ जाएगा, ये आ जाएगा फिर 20, एक जीरो हमने और ले लिया, फिर कितना हो जाएगा 2 टाइम्स 140 60, फिर हमने एक जीरो ले लिया, ये हो जाएगा 8 टाइम्स 560, ये आया 40। तो हमारे पास इसकी स्पीड आ गई 0.62628 आया ना। तो थर्ड वाली डिजिट मैंने आपको कई वीडियोस में बताया हुआ है, हमें हमेशा डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक आंसर निकालना है। अगर तीसरी डिजिट 5 या 5 से बड़ी है तो उसकी पहली वाली डिजिट को एक इंक्रीज करो और उसको हटा दो। अगर ये डिजिट 5 से छोटी है तो उसकी पहली वाली जो डिजिट है उसको एज इट इज लिखो, 2 का 2 ही रहेगा और उस डिजिट को रिमूव कर दो। तो ये 5 से बड़ी है तो 2 की जगह हम क्या लिख लेंगे 3, दिस इज मीटर पर सेकेंड। ये इसकी क्या आ गई, स्पीड आ गई। तो इस तरीके से हम स्पीड फाइंड कर सकते हैं। अगर उसने मान लो कंडीशन हम बोल रहे हैं कि उसने रिवॉल्यूशन का हाफ कवर किया, हाफ ऑफ द रिवॉल्यूशन, तो हम ये देखेंगे कि हाफ ऑफ द रिवॉल्यूशन में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो वो डिस्टेंस हो जाएगा 2πr का आधा, 2πr का आधा डिस्टेंस हो जाएगा, है ना। अगर हाफ ऑफ द रिवॉल्यूशन होता है, जैसी सिचुएशन होगी, और हाफ ऑफ द रिवॉल्यूशन में उसको टाइम कितना लगा, तो अगर पूरे रिवॉल्यूशन में उसको 100 सेकेंड लगे तो यहाँ पर टाइम कितना हो जाएगा, ये टाइम हो जाएगा 50 सेकेंड्स, ठीक है। फिर हम डिस्टेंस अपॉन टाइम करके उसकी स्पीड मेजर कर लेंगे, तब भी हमें सेम मिलेगी। तो वो सिचुएशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगी कि आपको डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, कितना ट्रैवल हुआ, और उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में उसने टाइम कितना दिया। थैंक यू। ओके।